हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेट्स सी दैट। ये मैं फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। फोल्डर मेरे पास ट्यूटोरियल का फोल्डर था, उसके अंदर 3 फाइल्स पड़ी हुई है, तीनों एम्प्टी है। इस फोल्डर को मैं ड्रैग करने लगा हूँ अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर ये लोड होने लगा। ये लोड हो गया तो सबसे पहले हम लोग अपनी रीडमी फाइल के अंदर चले जाते हैं और रीडमी फाइल के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है रीसेट एंड नॉर्मलाइजिंग। दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे कवर वो है स्क्रॉल एंड स्क्रॉल बार। और थर्ड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है वेंडर प्रीफिक्सिंग। सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रेस्ट एंड नॉर्मलाइजिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम index.html के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम HTML5 का बॉयलर कोड लेके आएंगे। उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे HTML और ये 5 आ गया, इसको क्लिक कर देंगे। इससे हमारे पास आ गया HTML5 का बॉयलर कोड, हमें खुद से लिखना नहीं पड़ा। रीसेट और नॉर्मलाइजिंग के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के लिए। मींस कि हर ब्राउजर के अंदर जो फंक्शनैलिटीज है वो सेम रहे, यूजर एक्सपीरियंस सेम रहे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये बनता है कि रेस्ट और नॉर्मलाइजिंग में फिर फर्क क्या है। इन दोनों में जो मेन फर्क है वो ये है कि रीसेट जो है उसके अंदर हम लोग डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को नन कर देते हैं, यानी कि हर वो प्रॉपर्टी जो कि एक ब्राउज़र पहले से सेट करके रख सकता है हम उसको नन कर देते हैं। जिसमें पैडिंग आ जाता है, जिसमें मार्जिन आ जाता है, जिसमें लाइन हाइट आ जाता है, लाइन हाइट, जिसके अंदर स्पैन आ जाता है, एटसेट्रा। ठीक है। फिर नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग ये होता है कि रादर देन आप इनको रीसेट करो, आप इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी पहले से दे दो, कोई डिफॉल्ट वैल्यू पहले से दे दो। मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और ये लाइन हाइट 1.4, स्पैन, स्पैन को 0 ही रहने दो। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, रीसेट के अंदर कहा जाता है कि आपको ना थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए अगर आपने यही प्रॉपर्टी नन की हुई है, ठीक है, बाद में आपको इन प्रॉपर्टीज़ को कोई ना कोई वैल्यू तो देनी है, तो इसके अंदर काम ज़्यादा हो जाता है, कोड थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, जब कोई डिज़ाइन मिलता है, फॉर एग्जांपल फिग्मा बेस्ड डिज़ाइन हो, फिग्मा से मैंने रिएक्ट में कन्वर्ट करना हो या CSS HTML वगैरह में कन्वर्ट करना हो, तो उसके अंदर मैं यूज़ जो करता हूँ ना टेक्निक, वो रीसेट की टेक्निक है। ये सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज होता है। अगर मैंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो कि बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाना है और मुझे पता है कि यार ये बड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत यूनिक है, इसके लिए मुझे फ्रेमवर्क्स नहीं, मुझे अपनी ही CSS लिखनी पड़ेगी, तो मैं रीसेट की तरफ जाता हूँ। और अगर छोटे मोटे डिज़ाइन भी हो जहाँ पे आपके लिए मैटर कर रहा हो कि फाइल का साइज कितना होगा, तो उसके अंदर भी मैं रीसेट की तरफ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मलाइजिंग की बात करूं, अगर आप फ्रेमवर्क्स की बात करो CSS के, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, मटेरियल UI हो गया, तो जब हम मटेरियल यूएस वगैरह, बूटस्ट्रैप वगैरह को इस्तेमाल करते हो तो वो नॉर्मलाइजिंग कर रहा होता है। उसका रीज़न क्या है? वो पहले से ही वैल्यूज उन लोगों ने दी होती है, आप उन फाइल्स को इंपोर्ट करते हो या लिंक के थ्रू आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। जब उसको आप यूज़ कर रहे होते हो लिंक के थ्रू, तो आप बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उनको सेट रहने देते हो और उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हो। ये फ़र्क होता है नॉर्मलाइजिंग और रीसेटिंग का। अगर मैं नॉर्मलाइजिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बूटस्ट्रैप में जाऊँ, बूटस्ट्रैप की एग्जांपल्स में देखूँ, तो यहाँ पे मुझे बने बनाए मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, डेमोज भी हो गए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं डॉक्स में चला गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये पहले से कंपोनेंट्स बने हुए हैं, लेआउट्स बने हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, एक लिंक उसका ऐड कर दूंगा। एक लिंक ऐड करने के बाद जो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होगी उसका कोड यहाँ से कॉपी करूंगा, रख दूंगा। अब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने कंटेनर के लिए पहले से CSS लिखी होगी, इन्होंने टेक्स्ट सेंटर के लिए पहले से CSS लिखी होगी, मुझे खुद से नहीं लिखनी पड़ेगी और मैं इनको सिर्फ इंक्लूड करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। जैसे ये 3 कॉलम्स है,
उन्होंने कहा जैसे ये 3 कॉलम्स है, उन्होंने कहा है कि आपने इस तरह के कॉलम्स बनाने हैं, इस कोड को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ये आपको तीनों का तीनों स्ट्रक्चर मिल जाइए। तो ये काम हमारा फास्ट और आसान कर देते हैं और इनके अंदर नॉर्मलाइजिंग यूज हो रही होती है। अच्छा, रीसेट के लिए ना मैं क्या करता हूँ, CSS रीसेट यूज करता हूँ, मैं खुद नहीं लिखता। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो ब्राउजर ने पहले से सेट की होती है। अब मैं बारी बारी ये नहीं देखना चाहता कि ब्राउजर कौन से ब्राउजर ने कौन कौन सी की हुई है सेट, तो मैं क्या करता हूँ, CSS रीसेट गूगल सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद अच्छा, मैं रीसेट के लिए क्या करता हूँ कि ना ब्राउजर ने ना, हर ब्राउजर ने कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है पहले से डिफाइंड की हुई है। मैंने अब ये नहीं देखना बारी बारी कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है CSS की जो एक ब्राउजर ने अपने मुताबिक पहले से ये सेट की हुई है और मैं बारी बारी जाके उनको नन करूँ फिर सेट करूँ, ठीक है, उनको कोई वैल्यूज दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं CSS रीसेट में चला जाता हूँ और यहाँ से मुझे एक स्क्रिप्ट मिलती है। मैं उस स्क्रिप्ट को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड तक, और यहाँ से एंड तक कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं टैग लाइन में लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये रीसेट CSS है, रीसेट CSS। इससे मुझे पता लग जाता है कि ये वाली जो है ना वो रीसेट हुई हुई है CSS, ठीक है। ये देखो नन किया हुआ है, 0 किया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको कोलैप्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ वैल्यूज है जो डिफ़ॉल्ट देनी पड़ जाती है जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक को ब्लॉक किया हुआ है, नन नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रीसेट कर देते हैं। ये ज़रूरी होता है जब आप कस्टम CSS लिख रहे होते हो और ऐसे डिज़ाइन के लिए लिख रहे होते हो जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और आपने ही बनाना होता है उसको, ठीक है। मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिसेस में है। और फिर इसके नीचे मैं बाकी सारा कोड लिखता रहता हूँ, जैसे एस्ट्रिक का साइन लगा के जो जो चीज़ें करनी है, पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जितनी देनी है, मार्जिन जितने देने हैं वैसे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती रहेगी। मार्जिन भी कर देते हैं ना, क्योंकि मार्जिन का जिक्र कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग चीज़ें कर लेते हैं सारी। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रॉल एंड स्क्रॉल बार। अच्छा, ये स्क्रॉल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, स्क्रॉल और स्क्रॉल बार। अच्छा, स्क्रॉल और स्क्रॉल बार में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे स्क्रॉल की, फिर हम उसके बाद मूव करेंगे स्क्रॉल बार के ऊपर। तो लेट्स गो टू अवर style.css, इन सबको इरेज करते हैं। अच्छा, मैं अब क्या करने लगूँ, पहले बॉडी के अंदर मेन का टैग बना लेंगे, ओपन करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। इस तरीके से मैंने मेन का बना लिया। इसके अंदर मैं 3 सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। 3 सेक्शंस मैंने बना लिए, 3 सेक्शंस बना लिए, सेक्शन को ओपन कर दिया, क्लोज भी कर दिया, ठीक है। 3 सेक्शंस बनाऊंगा और हर सेक्शन को एक आईडी दे दूंगा। अच्छा, मेन को मैं आईडी दूंगा रैप की और इनको सेक्शंस को आईडी दे दूंगा बॉक्स 1 या सेक्शन 1 भी कह सकते हो, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। इस तरीके से हम लोगों ने 3 सेक्शन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम स्टाइल में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा कि ये आईडी जो मैंने लिया रैप का, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे style.css में जाके पेस्ट करूँगा और इसके अंदर ना मैं प्रॉपर्टी इसको दे दूँगा। एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर स्मूथ, एक चीज़ ये। सेकेंडली मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्क्रॉल स्नैप और टाइप, ठीक है। अब स्क्रॉल स्नैप टाइप के अंदर ना 2 चीज़ें आती है कि आपने कौन सी एक्सिस में रखना है, एक्स एक्सिस में रखना है, वाई एक्सिस में स्क्रॉल रखना है या बोथ में रखना है, ठीक है। मैं रखूँगा वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में रखूँगा और मैंडेटरी कर दूँगा कि इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है वाई एक्सिस में स्नैपिंग करनी ही करनी है। अब स्नैपिंग क्या होती है, मैं आपको स्नैपिंग के बारे में बताता हूँ। मैंडेटरी, MNDATORY। लेकिन उससे पहले मैं बॉक्सेस भी जो है उनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ ताकि हमारे पास एक इमेज क्लियर हो जाए, फिर हम लोग स्नैपिंग की तरफ मूव करते हैं। बॉक्स 1 को मैं कहता हूँ कि इसको हाइट दे दो आप 80 HB की, यानी कि जो पूरी एक ब्राउज़र की हाइट होती है ना, ये जो ब्राउज़र की पूरी स्क्रीन है इसमें से 80% दे दो, वो तकरीबन यहाँ तक बनेगी,
टॉप से लेके यहाँ तक रखेगी, बॉटम में यहाँ से यहाँ तक खाली रह जाएगी, ठीक है। इसको मैंने दे दी 80 HV VH, सॉरी वर्टिकल हाइट होता है V8, 80 VH दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देना है। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ रेड, हम लोग RGB रख देंगे ताकि इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। और मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 का, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, बॉक्स को बैकग्राउंड दे दिया, हाइट दे दिया और मार्जिन टॉप दे दिया। इसको चेक करिए ये कैसा दिख रहा है। उसके लिए मैं इंडेक्स फोल्डर में गया और index.html को मैंने क्लिक कर दिया। शो नहीं हो रहा मीन्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। बैकग्राउंड GROUND बॉक्स 1 style.css स्टाइल, यहाँ पे मैंने स्टाइल नहीं इंक्लूड किया। अब देख सकते हैं कि एरर्स जो आ रहे होते हैं, इसको लिंक करने के बाद जो CSS का ऑप्शन आएगा उसको किया, style.css ऑटोमेटिकली दे दिया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो रिफ़्रेश करने के बाद मैं देख लें यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक ये 80 HV बनता है मेरी इस व्यू पोर्ट हाइट के मुताबिक। मेरी एक डिवाइस की जो हाइट है उसमें से 80% कितना बनता है उसके मुताबिक उसने हाइट दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बॉक्स को दे दिया। अब मैं चलता हूँ और दूसरे बॉक्स के लिए यही प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दूँगा RGB, ताकि मुझे भी याद रहा करे मैंने क्या कलर दिया, कौन से बॉक्स को कौन सा कलर दिया, ठीक है। सॉरी उसने ओवरराइट कर दिया। मैंने यहाँ से बॉक्स 2 करना है। बॉक्स 2 करने के बाद ये देखें, अमेजिंग ना, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल करना है और इसने इसलिए दी भी नहीं थी, पहले भी नहीं दिया था। और यहाँ से भी मैंने पिक्सल कर दिया। अब चेक करें, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरे बॉक्स को भी हम ग्रीन दे देंगे। बॉक्स 3 किया और यहाँ से सॉरी ब्लू दे देंगे, ठीक है। अब रेड RGB बन गया ये देख, बेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं हमारे पास स्क्रॉल बार भी आ गया और स्क्रॉल भी आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने समझना है कि ये स्नैप क्या होता है। अच्छा, स्नैप को समझाने के लिए ना मैं जाऊँगा कैपकट में। ये कैपकट एक टूल है जो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ और ये टिकटॉक वालों ने बनाया हुआ है एंड इट्स वेरी अमेजिंग टूल। और इसको आप मोबाइल में भी कर सकते हो और ये मोबाइल में भी बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग का काम करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चला गया हूँ, मैं नए प्रोजेक्ट में चला गया हूँ। अब जब मैं नए प्रोजेक्ट में चला गया हूँ, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारा कैपकट खुल चुका है, हमारा कैपकट जो है वो ओपन हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं आपको स्नैपिंग समझाने लगूँ बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैंने स्टिकर पे क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये कैपकट टूल ही दे रहा है। ये मैंने अपने खुद के कोई लोकल नहीं इंपोर्ट किए हुए। ये भी लोड हो रहा है, लोडिंग में टाइम ले रहा है। जैसे ये लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये लोड हो चुका है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाले को इधर डाल दिया, ठीक है। अब देखें अब हो क्या रहा है। अब जैसे ही मैं नया स्टिकर इंक्लूड करूँगा ना, मैंने ऊपर इंक्लूड किया, चला गया, वेरी गुड। अच्छा, जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊँगा एक लाइन आएगी, लाइन के बाद ये ऑटोमेटिकली जंप करके ना उसके साथ अटैच कर देगा। ये स्नैपिंग होती है कि नीचे वाला जो है ना लाइन ऑटोमेटिकली उधर ले जाओ, स्नैपिंग, ठीक है। यहाँ से मैं अगर क्लोज कर दूंगा ना स्नैपिंग को, टर्न ऑफ स्नैपिंग, अब ये स्नैपिंग में ये चीज़ नहीं आएगी, अब लाइन नहीं आएगी। मैं जहाँ मर्जी प्लेस करूँ वो ऑटोमेटिकली अब डिटेक्ट करके अपने पास नहीं खींचेगा, लाइन इसको अपने पास नहीं खींचेगी, मैग्नेटिक वाला काम नहीं करेगी। और जैसे मैं इसको टर्न ऑन करूँगा ना, आप देखना, ये देखिए लाइन आएगी और लाइन इसको अपने पास ऑटोमेटिकली खींचने लग जाएगी। आई थिंक सो आपको ये समझ आ गई होगी कि स्नैपिंग क्या करती है। स्नैपिंग एक मैग्नेट की तरह काम कर रही होती है। एक सर्टेन लाइन के पास एक सर्टेन जब प्रेमिसेस के अंदर वो चीज़ आती है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करके एक स्पेसिफिक जगह में उसको पहुंचा देती है। अगर आप एक रीजन है, ठीक है, उस रीजन के किसी भी एरिया के अंदर आते हो ना, वो ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देगा उस तरफ जहाँ पे आपने उसको डिफाइन किया होगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अपनी फाइल में क्या कहा है, मैंने अपनी फाइल में ये कहा है कि स्नैप करो, स्क्रोल में वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस यानी ये वाला जो स्क्रोल बन रहा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर अब क्या करेगा,
इसके अंदर जैसे ही मैं मिड में आऊँगा ना, मिड में आऊँगा, और अगर मैंने जो सेंटर किया होगा ये ऑटोमेटिकली इस वाले को सेंटर में ले आएगा, ऐसे कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखिए मैं स्क्रॉल करूँ अभी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टीज असाइन करूँगा ना इसको, कि मुझे स्नैप की टाइप तो मैंने डिफाइन कर दिया है, मुझे स्नैप में अलाइन किस साइड पे करना है, जैसे ही मैं ये डिफाइन करूँगा तो ये हमारी स्नैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस मर्जी डायरेक्शन में हम लोग करना चाहे डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, अब ये देखना आप, अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा थोड़ा सा, बेसिकली अभी वो इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एलिमेंट्स ज़्यादा रख दिया और वो सिर्फ टॉप के लिए कर रहा है। अगर मैं बाकियों में भी इंक्लूड करूँगा तब ये विजिबल हो जाएगा। अब ये देखना आप, जैसे ही मैं मिड में लेके आया वो ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा। अच्छा ये नहीं हो रहा, अच्छा रीज़न मैं समझ लूँ ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो स्क्रॉल बार है ना, ये HTML और बॉडी वाला स्क्रॉल बार है, ये इसका रैप का अपना स्क्रॉल बार नहीं है। अगर ये रैप का स्क्रॉल बार होता ना फिर जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाता, ठीक है। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फॉर एग्जांपल मैं अगर जो हाइट है इसकी 100 VH कर दूँ, ठीक है, और 100 VH से भी कुछ नहीं होना, ठीक है। मुझे ये भी डिफाइन करना है कि ये ओवरफ्लो हो रहा हो, ओवरफ्लो ऑटो हो रहा हो, ठीक है, ऑटो। अब ये देखना ये क्या करेगा, ये अंदर वाला, ये बेसिकली ये HTML और उसका है बॉडी वाला है, और ये जो है ना ये रैप का है स्क्रॉल बार। अब ये देखना ये स्नैपिंग होगी, ये मैं जैसे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ना ये स्नैपिंग हो रही है, ये स्नैपिंग हो रही है। अब नोट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे छोड़ने लगूँ और ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कहा हुआ है कि जैसे ये इधर आए ना, जैसे ही मिड में, जैसे ही ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रीन के मिड में जहाँ पे भी आए ना, जो भी एलिमेंट होगा उसको मिड में ले आना। जिस एलिमेंट की साइज नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ ज़्यादा हो, जिसको एरिया ज़्यादा मिल रहा होगा वो वाला जो है व्यू में आ जाएगा। मैंने उसको क्या कहा हुआ है कि मैंने उसको कहा हुआ है कि मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आपने अलाइन, यानी टॉप से लेके बॉटम इसके दरमियान जो भी आएगा ना, जैसे ये है, अब जिसको ज़्यादा अब जैसे मिड में आ गया, ठीक है, मिड में आ गया, अब इनमें से यहाँ तो ग्रीन आ जाएगा, यहाँ तो रेड आ जाएगा, ठीक है। जिसका साइज ज़्यादा मिल रहा होगा ना वो ऑटोमेटिकली व्यू में आ जाएगा, वो वाला एलिमेंट पूरा का पूरा, ठीक है, वो वाला पूरा का पूरा स्टार्ट से व्यू में आ जाएगा। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँ ग्रीन आ जाएगा, अगर मैं ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँ मिड से ऊपर तो ब्लू आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक तो मैं पहले उस प्रॉपर्टी की तरफ जाने से पहले इसको ना मैं रैप की जगह ना ये कर देता हूँ और इन दोनों को हटा देता हूँ। इससे क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा स्क्रॉल बार आ रहा है ना वो हट जाएगा। अब ये क्या करेगा, जब भी स्क्रॉल बार आएगा कहीं पे भी, अंदर से अंदर चाइल्ड जितने मर्जी चाइल्ड और उनके अंदर स्क्रॉल बार आ रहा है तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली स्नैपिंग दे देगा। तो यहाँ पे ना स्नैपिंग हो रही होगी, अब ये देखना यहाँ पे स्नैपिंग हो रही होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने अब बॉडी लेवल में दे दिया तो वो सब चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ये देखो जैसे ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा वो हो जाएगा, वो व्यू में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। अच्छा ये प्रॉक्सिमिटी क्या करता है, वो कहता है कि जिसको एरिया ज़्यादा मिला होगा उसकी तरफ ले जाना, लेकिन अगर मिड में आ जाएगा ना, ये होता मैंडेटरी की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जैसे ही मिड में आएगा ना वो क्या करेगा, रोक देगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये देखें, अच्छा आप नोट करें, जैसे ही मैं इसको मिड में लेके आया हूं ना ये रुक गया है। बस यही फर्क है प्रोक्सिमिटी और मैंडेटरी के दरमियान, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताने लगूँ, वो है स्क्रॉल बार। अब देखिए ये मैंने ग्लोबल में दिया है और ये मैं प्रैक्टिस में यूज करता हूँ बाकायदा, कि मैं जब अपनी रीसेट प्रॉपर्टीज करता हूँ उसके बाद ग्लोबल का या यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाता हूँ और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टीज तो देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और प्रॉपर्टी देता हूँ, उसका नाम होता है स्क्रॉल बार विथ थिन, ठीक है। अब ये देखना ये क्या कर रहा है, अभी स्क्रॉल बार क्या है, थोड़ा सा मोटा है, जैसे मैं इसको करूँगा क्लिक
स्क्रॉल बार विड्थ, सॉरी स्क्रॉल बार विड्थ जैसे ही करूँगा ये देखें यहाँ से ये पतला हो गया, आपने नोट किया। दोबारा दिखा देता हूँ इसको, मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप नोट करें ये थोड़ा वेट वाइज ज़्यादा हो गया है। और इसको मैं करूँगा तो ये थिन हो गया है। और ये थिन कब रहेगा, जितने भी अंदर चिल्ड्रन होंगे ना उन सब में भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सल सिलेक्टर को दिया तो तब भी ये बारीक सा शो हो रहा होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, और ये बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स में ये बाकायदा यूज़ हो रहा होता है इसी तरीके से कि आप थिन कर देते हो। और ये वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये स्नैपिंग वाली, मैंने बहुत सी वेबसाइट्स में इस चीज़ को ऐसे ही देखा है कि उन लोगों ने सेक्शंस बनाए होते थे, जैसे ही मैं ऐसे स्क्रॉल करता था ऑटोमेटिकली वो सेक्शन एक पूरा का पूरा व्यू में आ जाता था। ये दोनों प्रैक्टिसेस में है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिसेस में नहीं है, लोग इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। और आप देखिए ये ज़्यादा नीट भी लग रहा है, ये स्क्रॉल बार ज़्यादा नीट भी लगता है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना मेरी मर्ज़ी की अप्लाई करनी है। अब मैं वेबकिट को यूज़ करूँगा। अच्छा, वेबकिट जो होता है ना वो यूज़ होता है क्रोम सफारी वगैरह के लिए, ठीक है। मोज़िला के लिए अलग चीज़ें होती है, ओपेरा के लिए अलग चीज़ें होती है, वो भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वेब स्क्रॉल बार को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ करूँ, स्क्रॉल बार, ठीक है। अब यहाँ से मैंने स्क्रॉल बार लिख दिया, स्क्रॉल बार लिखने के बाद मैंने इसको इधर आके विड्थ दे दिया, मैं कहता हूँ 20 विड्थ दे दो। अच्छा, मज़े की बात है, आप चेक करना क्या होगा, विड्थ इंक्रीज़ होगी, विड्थ इंक्रीज़ होगी, लेकिन स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा और आप स्क्रॉल कर पा रहे हो, ये देखें आप स्क्रॉल कर पा रहे हो, ठीक है। ये अभी उसने बस ये बताया कि स्क्रॉल बार की जो विड्थ है ना वो हो गई है ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो कलर है ना इसको इसको एक कलर भी मिले स्क्रॉल बार को। इधर हम लोग एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं ट्रैक की, ठीक है। ट्रैक के अंदर हम लोग बैकग्राउंड लिख देंगे और इसको हम लोग रख देते हैं लाइट ग्रे, ठीक है, जो प्रैक्टिस में होता है यूज़ देखने को मिलता है। ग्रे के स्पेलिंग GRAY भी होता है, GREY भी होता है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना, आप नोट करना, उसने पूरे ट्रैक को यानी स्क्रॉल बार का जितना भी होगा ना, जहाँ तक वो स्क्रॉल हो सकता है हाइट तक, जितनी भी हाइट तक, वो सारा ट्रैक लाइट ग्रे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं आप थंब वो होता है जिसको पकड़ के आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, THUMB थंब, और इसको हम लोग कर देते हैं ग्रे। अब ये देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया है, रीलोड किया है, तो वो स्क्रॉल जो है डार्क ग्रे हो गया थंब, और अब मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये था स्क्रॉल बार से रिलेटेड। अच्छा, बाजू का आपने नोट किया होगा, मैं रीलोड करूँ, बाजू का डिफरेंट तरीके से रीलोड करूँ, ये होता है कैशे को साफ करना, ठीक है। मैं कंट्रोल F5 ये भी कर रहा हूँ तो इससे कैशे को साफ कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस F5, इन दोनों को एक साथ दबा रहा होता हूँ, जिससे क्या होता है रिफ्रेश होता है, हार्ड रिफ्रेश बोलते हैं उसको। इससे क्या होता है कैशे क्लियर होती है। आप जब कोडिंग कर रहे हो तो ना आपकी CSS की जो कोडिंग है ना, ये वाली, ये बहुत लंबी हो जाती है, ये 1000 ऑफ लाइंस में चली जाती है। तो आपका ब्राउज़र ना चीज़ों को फास्ट रखने के लिए कैशे कर रहा होता है। जब वो कैशिंग कर रहा होता है ना, तो क्या मसला आता है, आप फाइल्स आप देखते हो यार मैंने फाइल में, तो आप फाइल को जाके चेक करते हो यार मैंने प्रॉपर्टी तो दे दिया, प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही। आप देखते हो क्या मैंने सेव किया फाइल, आप सेव भी की हुई है यार, फिर भी अप्लाई नहीं हो रही। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आके हार्ड रिफ्रेश करते रहते हो, कुछ होता नहीं है, तो इधर आके आपने हार्ड रिफ्रेश करना था। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कंट्रोल F5 से 5 का। अच्छा, ये कंट्रोल F5 तो उसके अंदर आराम से हो जाता है विंडोज़ वगैरह का। मुझे एप्पल वगैरह में मसला आता था, तो मैं उसके अंदर कमांड के थ्रू होता है, वो मुझे बाद में पता लगा, लेकिन मैंने फिर भी एक और तरीका भी डिस्कवर किया। वो ये था कि आप जो है ना ऐसे इंस्पेक्ट कर दोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए ये लिखा हुआ है एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड, ठीक है। कंट्रोल F5 भी यही कर रहा होता है, आप इसको क्लिक कर देते हो। इससे क्या होता है आपकी नई वाली स्टाइलिंग, नई वाली फाइल्स जो है वो कैशे के अंदर चली जाती है और स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा डेवलपमेंट का तरीका एक और होता है, वो ये होता है कि आप ना नेटवर्क की टैब में जाते हो, यहाँ पे डिसेबल कैशे कर देते हो, यानी कि आप कॉन्टीन्यूसली जब भी काम कर रहे हो, रीलोड कर रहे हो ना, जो फाइल आएगी ना वो हमेशा 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 नई बन के आएगी, ठीक है। वो हमेशा जो कैशे के अंदर पाई जा रही होगी वो नई वाली जा रही होगी। ये 3 तरीके हैं, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, सॉरी यार यहाँ से मुझे इसको डिसेबल करने दो, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस बना ली हुई है वो ये है
कि मैं कंट्रोल F5 यूज़ करता हूँ, तो कंट्रोल F5 से हर जावास्क्रिप्ट हो, JS हो या कोई भी फाइल हो, तो उनके कैशे वगैरह जो होते हैं वो साथ साथ क्लियर हो रहे होते हैं। तो कंट्रोल F5 आई वुड रेकमेंड, इसको आप अपनी प्रैक्टिस बनाएं। इसके बाद जो है हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है वेंडर प्रीफिक्सिंग। वेंडर प्रीफिक्सिंग, अच्छा वेंडर प्रीफिक्सिंग जो है ना, ये बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि हम लोग आज बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी रखने के लिए ब्राउज़र्स के दरमियान क्रॉस कंपैटिबिलिटी रखने के लिए। अच्छा, जब आपसे क्लाइंट डिमांड करता है ना क्रॉस कंपैटिबिलिटीज़ करनी है, तो आप सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप चेक करते हो, यही चीज़ चेक करते हो। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो आप फ़ौरन जाके ठक करके इसको कॉपी पेस्ट करो, वो सारी की सारी क्रॉस कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली बना के दे देती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे कि मोज है ना, वेबकिट है, जैसे ही वेबकिट के लिए ये भी मैंने आपको बताया था कि सफारी और जो है क्रोम, सफारी और क्रोम है, उनके लिए वेबकिट वगैरह यूज़ हो रहा था। लेकिन जब आप मोजिला की बात करते हो ना, मोजिला में ऐसे मोज यूज़ होता है, इसी तरीके से ओपेरा के अंदर ओ यूज़ होता है। तो हम लोग, लेकिन स्क्रॉल बार के केस में डिफरेंट चीज़ें होती है। स्क्रॉल बार में आपको बिल्कुल डिफरेंट अप्लाई करनी होती है। कि क्रोम के लिए मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया, मोजिला के लिए आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं बात करूँ वेंडर प्रीफिक्सिंग की। अच्छा, इसके अंदर आपको वेंडर प्रीफिक्सिंग का इतना पता नहीं लगेगा, तो इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी है, मैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कोड बड़ा कम है। मैं क्या करता हूँ, अब मैंने बॉक्सेस तो बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स 1 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया मैंने बॉक्सेस बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन बॉक्सेस को ना मिड लाइन करता हूँ। मिड लाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को बेसिकली मिड लाइन करने लगे। तो बॉक्सेस तो बने हुए हैं, तो हम लोग बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 को यूज़ करते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज़ करने लगे हैं, इसको मिडल लाइन, इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना उनको मिडल लाइन करने का। मिडल लाइन करने का तरीका क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, इसको जितनी मैं विड्थ डिफाइन करूँगा उतनी दे देगा। अभी मैं विड्थ 100 करने लगूँ, ठीक, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना, वो ऑटोमेटिकली विड्थ दे रहा होता है, लेकिन फ्लेक्स के अंदर बाजू का हम लोगों को देनी पड़ जाती है। तो अब मैं क्या करूँ, मैंने फ्लेक्स कर दिया, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक ना पूरा का पूरा फ्लेक्स दे दो, ठीक है। फ्लेक्स के बाद अब जब वो फ्लेक्स बन गया ना, अब मैंने कहा है कि इसके अंदर वाली चीज़ों को ना मिड अलाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, और दूसरा होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबको मिड अलाइन कर देगा। अच्छा, अलाइन आइटम क्या करता है, फ्लेक्स और विड्थ आपने दे दिया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा विड्थ को यहाँ से लेके यहाँ तक 100% दे देगा, ये पूरा का पूरा कवर कर देगा इसको, ठीक है, ये पूरा कवर हो गया। अब स्टार्ट में जो है बॉक्स यहाँ पर ही रहेगा, जब मैं इसको अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा ना, वो यहाँ पे ले आएगा। अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकली सेंटर कर रहा है उसको, इसको चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये देखिए वर्टिकली सेंटर करे। अब मैं चारों एक्सिस में वो सेंटर करे, तो मैं उसके लिए करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा वो। अब वो बिल्कुल सेक्शन के मिड में ले आया टेक्स्ट को, ठीक है, इस तरीके से कर दिया मैंने सेंटर। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कि वेंडर प्रीफिक्सिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये बैड प्रैक्टिसेस हैं कि मैंने ये 3 कोड्स को इन तीनों कोड, अच्छा उससे पहले मैं बात करूं, इन तीनों को बॉक्स 1, बॉक्स 2 तीनों के ऊपर अगर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो, जैसे कि मैंने अपनी पहली भी वीडियो में बताया था कि अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करना हो ना, तो आप क्लास दे देते हो बॉक्सेस। अब मैं बॉक्सेस देने लगूँ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं इन तीनों पे अप्लाई कर दूंगा, इस प्रॉपर्टी को बॉक्सेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वो एक क्लास में नहीं है, वो सब में अप्लाई हो रही है, और ये ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है एज कंपेयर टू जो मैंने पहले किया, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखो, ये 3 चीज़ें कॉमन है, हाइट 80, फिर मार्जिन टॉप और स्क्रॉल स्नैप अलाइन,
ये तीनों तीनों बॉक्सेस में कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊंगा, कट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से रिमूव कर दूंगा। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखो सेम सेम रहेगा, कोड हमारा सेम रहेगा। एक तो इससे क्या हुआ है, नंबर ऑफ बाइट्स जो आपका फाइल साइज है वो डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपने कोड कम किया। ये अभी छोटे पर्सपेक्टिव में है, इसलिए आपको लग रहा होगा यार चंद बाइट्स तो है, लेकिन जब आप फाइल्स में ये चीज़ें रिपीट करोगे तो फाइल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। आप थाउजेंड ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब आप CSS लिखोगे ये लाइंस हंड्रेड्स में नहीं रहेगी, ये थाउजेंड्स में जाएगी, 2000, 3000, 4000, और तब साइज मैटर कर रहा होता है। अच्छा, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था वेंडर प्रीफिक्सिंग के, और वेंडर प्रीफिक्सिंग में ये होता है कि आपने कोड को कंसिस्टेंट रखना है अक्रॉस द ब्राउजर्स, ठीक है। अब जो जैसे ये फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स के लिए वेबकिट का एट्रीब्यूट भी होता है कंसिस्टेंट रखने के लिए ब्राउजर्स में, उसको बोलते हैं वेब किट डिस्प्ले, इस तरीके से, ठीक है। और फ्लेक्स इसी तरीके से मोजिला के लिए भी होता है, इसी तरीके से ओपेरा के लिए भी होता है। अब ये कंसिस्टेंट हो गया, पहले कंसिस्टेंट नहीं था। अच्छा, इसको ये लिखा रहने देना, आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने इन तीनों में दे दिया है तो इसकी क्या ज़रूरत है। नो, यू नेवर नो, क्या पता ये अप्लाई ना हो रहा हो तो ये वाले इसमें वो फॉल करे और ये अप्लाई हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो डिस्प्ले को सपोर्ट ना कर रहा हो लेकिन वेबकिट को सपोर्ट कर रहा हो, तो वो वेबकिट में फॉल कर दे उसको। तो आपने इस तरीके से नहीं सोचना कि मैंने ये इसको क्यों लिखूँ जब मैंने ये तीनों लिख दिया। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव करूं, पहले जैसा कोड ही बना रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, वेंडर प्रीफिक्सिंग करेंगे ऑटो प्रीफिक्सर के थ्रू। ऑटो प्रीफिक्सर एक बना बनाया टूल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। जब आपने CSS की क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी करनी होती है ना, आप सबसे पहले स्टेप ये करते हो कि आप सारे के सारे कोड को ना ऑटो प्रीफिक्स करते हो। ऑटो प्रीफिक्स के लिए आप ऑटो प्रीफिक्स का टूल यूज़ करते हो जो कि ऑनलाइन पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूरी की पूरी CS कोड पकड़ लिया अपना, मैं CSS का कोड पकड़ लिया है, ये ऑटो प्रीफिक्सर में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। आपको याद होगा मैंने जो डिस्प्ले का कोड लिखा था, अब यहाँ पे चेक करना, ये देखिए MS के लिए उसने बना दिया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया। अच्छा, ये बिहेवियर के स्पेलिंग सॉरी मैंने गलत किए हुए हैं, BEHA होता है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं सही कर देता हूँ, BEHAVIOR, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी बता दूं कि स्क्रॉल स्मूथ क्या होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल पेस्ट किया अपने दोबारा कोड को कॉपी करते हैं, दोबारा पेस्ट करते हैं, मैंने अब पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए उसने स्क्रॉल बिहेवियर के लिए ऑटोमेटिकली जो दूसरे ब्राउजर में जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दिया। फिर नीचे आऊँ मैं, ये देखिए उसने, मैं थोड़ा सा गलत बता रहा था क्योंकि मैं यूज़ ही ये कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वेबकिट अलाइन में उसने यूज़ किया और यहाँ पे बॉक्स में इस तरीके से यूज़ किया। अब देखो मेरे पास गलती के चांसेस थे और मेरे गलती इसने रिमूव कर दिया। अगर मैंने खुद से अप्लाई किया तो शायद मैं गलत कर देता, लेकिन मैंने टूल के थ्रू किया तो वो एरर एलिमिनेट हो गया। ह्यूमन एरर्स आर बिग, इसलिए मैं कहता हूँ कि टूल्स यूज़ करो जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑटो प्रीफिक्सिंग मैंने समझा दिया आपको। इसके अंदर अब एक चीज़ जो रह गई है जो मैं समझा नहीं पाया अभी तक, वो ये है स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है। स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ क्या कर रहा होता है, तो सबसे पहले मैं तो इसको रिमूव करता हूँ ना, रिमूव करके बताइएगा कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ए का टैग बना दिया। ऐसे आप ऐसे नहीं करते होते, आप बेसिकली मेन के अंदर रखते होते हो, ठीक है। गुड प्रैक्टिसिंग, हम गुड प्रैक्टिसिंग ही फॉलो करेंगे। गुड प्रैक्टिसिंग जब फॉलो कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें भी आसान होगी, रैंकिंग्स भी मिलेगी SEO की। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स का ID आपको पता है, स्मूथ जो आप स्क्रॉलिंग लगाते हो वो ID के बेसिस पे लगा रहे होते हो, ठीक है। आपने जहाँ तक, अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक मी लिख देते हैं, स्क्रॉल मी लिख देते हैं ना, ताकि हमें याद रहे हम कर भी कह रहे हैं। तो मैं एंकर टैग को क्लोज भी कर दूँगा, एंकर टैग जो है वो क्लोज भी हो गया, ठीक है। अब आप नोट करो, अब आप क्या करेगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा वो इस बॉक्स में ले आएगा, ठीक है। जो HRF के अंदर आप ID देते हो उस ID में वो स्क्रॉल करता है। अच्छा, इसके अंदर हैश देना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये इशू क्रिएट करता है। ये देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल हैश नहीं देता और मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, वो मुझे एक नए पेज की तरफ लेके जा रहा है। जब मैं ID यूज़ करूँ मैंने हैश देना ही देना है, नहीं तो वो मुझे नए पेज की तरफ ले जाएगा जो कि एक एरर है, ठीक है।
इसको मैं करूँगा यहाँ पे हैश दे दूँगा, हैश दिया। अब मैं रिफ्रेश करूँ, कंट्रोल F5 करूँगा, हार्ड रीलोड, और ये स्क्रॉल मी करूँगा। देखो विद इन सेकंड क्या, मिली सेकंड का, नैनो सेकंड, डायरेक्ट लेके गया, स्क्रॉल नहीं हुआ, स्क्रॉल नजर ही नहीं आया। तो स्क्रॉल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल स्मूथ की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने हार्ड रिफ्रेश कर लिया दोबारा से, कंट्रोल F5, ये देखिए मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है, स्मूथली लेके जा रहा है। ठीक हो गया, ये था स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।